हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम के ऑब्जेक्टिव का भंडारा लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव का भंडारा 500 ऑब्जेक्टिव का एक सेट बना के लाया हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि साइंस विषय से रिलेटेड है। प्रत्येक क्वेश्चन इसी तरह के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 100 आपका आना तय है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे या हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को तलाश करते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में हमेशा होता है। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित भी बनता है और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बड़ा होता है। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री का समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण, मान लेते हैं एक दर्पण है ऐसा, यह अभिलंब है, ये 60 डिग्री पर समतल दर्पण पर बनता है तो ये दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनता है तो ये क्या होंगे? ये वाला आपतन कोण क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये परावर्तन कोण भी क्या होंगे? 60 डिग्री ही बन करके निकल जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। तो याद रखिएगा वह दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या है? पांचवा क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में किस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा साइड, 5 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि उत्तल दर्पण क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा साइड वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है और लेंस अगर रहेगा तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो याद रखिएगा लेंस में तो नहीं है उत्तल लेंस, यहाँ पर दर्पण है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, क्योंकि ये समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देती है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। गोलीय दर्पण में वस्तुओं को या किसी वस्तु की दूरियों को किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। मान लेते हैं कि वही वस्तु अनंत पर रखी हुई, इनफाइनाइट पर रखी हुई है, तो वस्तु दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी, इसका क्या होता है? वस्तु दूरी माइनस आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बाई यू होता है। माइनस भी बाई यू। तो भी मतलब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी क्या है? यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये वस्तु दूरी क्या होंगे? प्रतिबिंब दूरी समथिंग मान लेते हैं 5 होगा अगर, तो ये वस्तु दूरी क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे, ये 50 भी हो सकते हैं वस्तु दूरी। तो इसका मतलब 5/50, ये क्या है? ऊपर वाला छोटा अंश क्या है? छोटा है, हर बड़ा है, इसका मान क्या होंगे? हमेशा याद रखिएगा आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा। आवर्धन का मान यहाँ पर क्या बोला? अनंत पर रखा है, तो अनंत पर रखने पर क्या होंगे? समथिंग बाई इनफाइनाइट का मान क्या होगा? 0 होगा। इसलिए राइट आंसर आउट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। मान लेते हैं ऊपर में कुछ संख्या है और नीचे में इनफाइनाइट है, अनंत है, इन्फिनिटी है, इसलिए इसका मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा समतल में भी बनेगा और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
समतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है? प्रकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा, हमेशा आभासी और वस्तु के बराबर बनती है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध हैं। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r जो होती है इसकी आधी होती है, तो f बराबर r/2 ऑप्शन नंबर सी में मेरा मौजूद है, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान परावर्तन के नियम से बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हवा में प्रकाश की चाल होती है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाला नहीं होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर किलोमीटर में रहता तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। किलोमीटर में रहेगा तो 10⁵, लेकिन अगर मीटर में रहेगा तो इसी में 5 में 3 जोड़ देना है, 8 कर देना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस नहीं कहलाता, वक्रता त्रिज्या भी नहीं कहलाता, प्रधान अक्ष कहलाता है। याद रखिएगा, प्रधान अक्ष कहलाता है। ये गोलीय दर्पण है, इसके व्यास को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, या एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। दंत का चिकित्सक जो होता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है वो लोग। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, नेगेटिव है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा, धनात्मक रहेगा तो आभासी और सीधा, पॉजिटिव रहेगा तो आभासी और सीधा, ऋणात्मक रहेगा नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण मतलब प्लस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होती है। 32 का आधा कितना होता है? 16, तो प्लस में 16 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वक्रता त्रिज्या 32 है, तो प्लस में 16 इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, तो क्या हो जाती है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने की रखी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, समतल दर्पण की धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। तो उत्तल दर्पण की धनात्मक तो होती है, लेकिन अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के रूप में उपयोग में किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि ये किसी भी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है? आभासी बनाता है और छोटा बनाता है, और बड़े क्षेत्र को ये ग्रहण करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या होगा? केवल समतल दर्पण होगा। ऐसा कंडीशन केवल समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी होगा, तो केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण
निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से क्या होता है? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवतल दर्पण होता है। किसी मतलब कार का प्रयुक्त दर्पण या अग्रदीप मतलब क्या? हेडलाइट। हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाया होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 2011, 2015, 2016, 2017, 2021, 2000 कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है ये। 25 नंबर क्वेश्चन। उसके 26 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, या हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 28, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर। याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की आकृति प्रकृति क्या होगा? सिर्फ उल्टा होगा, बाकी वस्तु ये प्रतिबिंब का आकार क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अवतल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो याद रखिएगा सीधा और छोटा बनता है। सीधा बनता है और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 प्लस 20 सेंटीमीटर है तो इसका गोलीय दर्पण कैसा है? तो ये गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखिएगा उत्तल हो जाएगा। उत्तल हो जाएगा तो उत्तल क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा मेरा प्रकाश से। ये प्रकाश के क्या था? प्रकाश का परावर्तन से था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रकाश का अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन है अगला टॉपिक, अगला चैप्टर है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन। इससे भी कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस की क्षमता P बराबर होता है तो याद रखिएगा 1/f के बराबर होती है। P का मान 1/f के बराबर होती है। उसके बाद स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ किसी माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर होता है। याद रखिएगा साइन आई बटे साइन आर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के तिगुने के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुने के द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो लेंस की क्षमता क्या होगा यहाँ पर? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो केवल अवतल लेंस में होगा। केवल अवतल लेंस में होगा, आभासी प्रतिबिंब नहीं। आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में भी होगा, अवतल लेंस में भी होगा, दोनों लेंस में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण है प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की तली जो होती है उठी हुई प्रतीत होती है, या पानी में डूबा हुआ छर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की रंग में परिवर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी करेक्ट होने वाला है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण।
8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बीम किसी स्थिति पर रखी जाए, उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। किसी उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए? तो याद रखिएगा डबल एफ पर या फोकस दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुने दूरी पर। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उत्तल लेंस के डबल फोकस दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगा, हमेशा काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा ये अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है और काल्पनिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1/20 क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे तो 100 ऊपर में चला जाएगा, 20 से कम 20, 20 5 100, तो प्लस में 5 डायोप्टर होगा। क्या है? उत्तल लेंस की दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? तो याद रखिएगा अगर उत्तल अगर लेंस है तो -5 डायोप्टर, अवतल लेंस अगर है तो प्लस में 5 डायोप्टर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना होगा उस वस्तु को। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो याद रखिएगा कांच किया जा सकता है, जल किया जा सकता है, प्लास्टिक किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं किया जा सकता। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो -1 डायोप्टर होगी, -1 डायोप्टर होगी। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई के नहीं, उत्तल लेंस का आकार ऐसा होता है तो बीच में ज़्यादा मोटा, साइड में पतला होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा वो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी शब्दकोश में दिए गए अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखिएगा जो भी लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा, तो जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो। तो कौन सा फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की 50 फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की तो खैर नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी नहीं होगा, ये उत्तल लेंस का होगा। तो 50 ज़्यादा फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की होगी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो याद रखिएगा अपसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जो भी होगी 50 होगी, 0.5 नहीं, माइनस क्या बोला, -2 डायोप्टर बराबर 1/f। f को उठा के यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/-1/2। तो इसको अगर काट देते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा? 50, ये भागा देंगे 100 से, सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर तो खैर है नहीं। तो 0.5 डायोप्टर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में? तो -0.5 मीटर,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 0.5 सेंटीमीटर 0.5 मीटर होगा, माइनस में है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक, उसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होगा। वायु में, बर्फ में, कांच में, हीरा में। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा 2.42 के बराबर होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 के बराबर होती है। इसका मतलब हीरा में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होते हैं। मात्रक कोई नहीं, कुछ नहीं होता। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता। आवर्धन क्या होता है? एक अनुपात है। अनुपात में समान मान होने के कारण ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, इसलिए मात्रक विहीन होंगे। आवर्धन का एसआई मात्रक होगा ही नहीं, वो ये मात्रक विहीन होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, बस थोड़ा सा कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल थोड़ा सा कम होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा सा अधिक होता है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है, क्योंकि दो को सतह किसी गोलीय दर्पण का 2 को सतह से चिपका हुआ है, इसलिए उसकी फोकस क्या होती है? 2 होती है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस का आवर्धन होता है क्या? माइनस भी बाई यू, खैर नहीं होगा, प्लस भी बाई यू होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन राइट होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, वो था प्रकाश का अपवर्तन। और अभी प्रकाश मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो है, ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, प्रकाश चैप्टर में मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसके लिए उस चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारा, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो प्रिज्म का आकृति इस टाइप का होता है, एक ये सतह, एक ये सतह, 2 सतह, एगो पीछे 3, एगो सामने 4, एगो नीचे वाला 5। तो याद रखिएगा एक प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। एक प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये वर्णपट को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद 3 नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष की भीतरी रंग क्या होता है? ऐसे याद रखिएगा विव ग्योर। 3 गो इधर से खत्म, 3 गो इधर से खत्म। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इंद्रधनुष का बीच वाला रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? याद रखिएगा 4 डायोप्टर होती है। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? 25 चौके 100, 4 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 7, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हमेशा किस प्रकार का
लेंस का उपयोग किया जाता है? अभिसारी लेंस का। अभिसारी लेंस को ही क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष का उपचार हमेशा क्या किया जाता है? अपसारी लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। उत्तल लेंस को गलत बता दिए। उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, जबकि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, बाई मिस्टेक हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक अंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक अंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता मतलब दूरदृष्टि दोष है उसके अंदर में। क्या है? दूरदृष्टि दोष। मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जबकि निकट को नहीं देख सकता। और ये क्वेश्चन भी है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, इसलिए दूरदृष्टि दोष है उसके आंखों में। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। 2016 में पूछा गया सवाल है। मानव 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में याद रखिएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह क्या है? उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं? रेटिना कहते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष के को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से फोकस द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जरा दूरदर्शिता होने वाला है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 18 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो याद रखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पक्षमाभी सिलेडी मांसपेशियां, सिलेडी पक्षमाभी नहीं करता है, सिलेडी मांसपेशियां करता है, नहीं है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का रेटिना को कर सकते हैं। रेटिना ही पुतली की साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है, लेकिन पक्षमाभी मांसपेशियां भी करता है। तो याद रखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्षमाभी सिलेडी मांसपेशियां ही करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ण रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका? तो लाल रंग का होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काला होगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता प्रकीर्ण करते हैं? तो याद रखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। किसको सबसे ज़्यादा करता है? तो नीले प्रकाश को करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? नेत्र का कौन रंगीन भाग है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, कौन? परितारिका मानव नेत्र का क्या है? रंगीन भाग है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है?
वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। ये अपवर्तन के कारण तो होता ही है, प्रकीर्णन के कारण भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 27 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा क्या कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 1/16 सेकेंड। मान के चलिए हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से जब देखते हैं तो आंख हटा लेने के बाद 1/16 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंखें रेटिना पर बनी हुई रहती है। तो वही तो बात कह रहा है यहाँ पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है तो वह किसको कहते हैं? रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? तो रेटिना पर बनता है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद है हमारा एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। चलते हैं कुछ नंबरिंग को छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। पवन विद्युत जनित में पवन की चलन कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? या बादलों वाले दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि बादल छाए हुए रहते हैं तो तापमान ऑटोमेटिकली गर्म रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सिलिकॉन एक ऐसा धातु है जिससे क्या बनाए जाते हैं? सोलर सेल बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश रूपांतरित करते हैं। किसको रूपांतरित करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो। बिल्कुल सही बात है। जो प्रति इकांक आयतन अथवा प्रति इकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ठीक है। जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अनवीकरणीय ऊर्जा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद पहला इसी चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सूर्य होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा
मीथेन गैस उत्पन्न होती है नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इनमें नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो कोयला नहीं है, लकड़ी, पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है। तो लकड़ी एक नवीकरणीय स्रोत है, ये रिन्यूएबल है, इसको हम लोग रिन्यूएबल फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम 235 के परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 931 मेगावोल्ट होगा। 931 मेगावोल्ट होता है। 9 नंबर के बाद 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? तो याद रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर काला रंग से पेंटेड किया जाता है उसको। 10 नंबर क्वेश्चन है, सौर पैनल बनाया जाता है, किससे बनाए जाते हैं सौर पैनल? तो याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सेल को संयोजित कर, अनेक सेलों से संयोजित कर बनाए जाते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सेलों से क्या कर संयोजित करके मिला करके बनाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो याद रखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क देश को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा इस पवन जो है हमेशा बहती रहती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीएनजी का, एलपीजी का किया जा सकता है, बायोगैस का भी किया जा सकता है, कोयला का भी किया जा सकता है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है, यूरेनियम है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं या सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य अगर नहीं होता तो पृथ्वी में जो जीव पाए जाते हैं इसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। उसके बाद नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तम ऊर्जा स्रोत यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, पेट्रोलियम। तो ये था हमारा सौर ऊर्जा या ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं विद्युत वाला चैप्टर में लेकर के आते हैं। विद्युत वाला चैप्टर में भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत ऊर्जा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम से
का सूत्र होता है, तो याद रखिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं IR। V इक्वल टू आई आर कहाँ है? V इक्वल टू आई आर ऑप्शन नंबर सी में है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है? 30,000 ओम होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर वोल्ट बाई एम्पियर, मतलब R इक्वल टू V बाई आई किसको प्रदर्शित करता है? तो ये प्रतिरोध को ही प्रदर्शित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। प्रतिरोध एक ऐसा युक्ति है या ऐसा गुण है या ऐसा पदार्थ है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक 100 वाट 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? तो याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 484 ओम होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत बल्ब के 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट के वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या हो कितनी होगी? तो याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 25 वाट होता है। इसकी शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है 0.4 एम्पियर। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V तथा प्रतिरोध R प्रवाहित हो, तो धारा I के बीच संबंध क्या होगा? R बराबर क्या होगा? V बाई आई। तो V बाई आई ऑप्शन नंबर सी में। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 55 ओम है, 220 वोल्ट की स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो याद रखिएगा R इक्वल टू V बाई आई से हमको क्या चाहिए? I का मान चाहिए। I इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर होगा। V बाई आर तो 220 बटे कितना हो जाएगा? 220 बटे 55, 11 5 55, 11 दूनी 22 मतलब 20, 4 ओम होगा। ये 4 एम्पियर होगा। 4 एम्पियर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, जो विद्युत धारा का मान है। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, 2 एम्पियर होगा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 220 वोल्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सिल्वर जो होते हैं, चांदी जो होते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होते हैं। सर्वोत्तम सोना और चांदी सर्वोत्तम चालक होते हैं। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ था मेरा। 18 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1 जूल पर कूलम होता है या जूल पर कूलम होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है। उसके बाद 1 HP अश्व शक्ति बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP 746 वाट के बराबर होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो याद रखिएगा 50 हर्ट्ज होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। हमारा घरेलू जो विद्युत आता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। शक्ति बराबर, शक्ति मतलब पी से इंडिकेट करते हैं तो आई स्क्वायर इंटू आर होगा। याद रखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट होता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है तो R बराबर V/I होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो याद रखिएगा चांदी एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। किलोवाट घंटा का इकाई है तो शक्ति का इकाई है। किलोवाट घंटा इसका इकाई है, शक्ति का इकाई है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखिएगा अक्रिय या निष्क्रिय गैस भरी होती है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भरी होती है, नोबल गैस भरी होती है, इनर्ट गैस भरी होती है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 32 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। उसके बाद एक चित्र दिखाया गया है सामने, इस तरह के चित्र से क्वेश्चन आएंगे। चित्रानुसार ए मीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर निकालिएगा धारा का मान क्या होगा? तो 0.5 एम्पियर होगा। उसके बाद एक चित्र और भी दिखाया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक ओम के 4 बराबर प्रतिरोध चित्रानुसार जोड़े गए हैं, ए से सी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी क्रम में है तो 2 होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर 2 होगा, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? 1/2 मतलब 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। एक ओम के बराबर हो जाएगी। 1 ओम ऑप्शन नंबर ए में मेरा मौजूद है, इसीलिए याद रखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन है एक और, 3 प्रतिरोध निम्नांकित चित्र के अनुसार एक त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के रूप में जुड़े हैं, तो ए और बी के सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए से बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा राइट आंसर 160/40, तो इसको निकालने से 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या निकलेगा? 32 ओम के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगला चैप्टर है हमारा क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। आज कह देते हैं कि क्वेश्चनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भंडार लेके आए हैं। ये जो कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लें। इसी क्वेश्चन को ही दोहराया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसी क्वेश्चनों से आपके हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है, डायनेमो कहलाता है। 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, फैराडे ने की थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म 3 तार होते हैं, गर्म, जीवित, ठंडा या उदासीन और अर्थ भूयोजित। इन तारों का रंग किस क्रम से है? तो सबसे पहले गर्म या जीवित तार, तो ये लाल होता है, लाल है यहाँ पर। उसके बाद ये उदासीन तार काला होता है और भूयोजित तार हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के
में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बल्ब, बल का दिशा को दिखाता है। अंगूठा किसको दिखाता है? बल की दिशा को दिखाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर केंद्र पर अधिकतम होगी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, चुंबकीय वो बल व विद्युत क्षेत्र दोनों। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से याद रखिएगा, डायनेमो से डायनेमो से प्रत्यावर्ती भी धारा प्राप्त होती है और दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस कुंडली का प्रयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? V/I। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर R = V/I होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? लॉरेंज बल कहते हैं। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिस बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अगला। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ये क्योंकि ये नहीं है क्वेश्चन, इसलिए ये होता है क्या? I² इंटू R होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? P/I²। तो ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनित्र। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से इस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर एक विद्युत जनित्र में। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सभी बिंदुओं पर समान होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दो होता है। इसका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितने परिभ्रमण? तो 2 परिभ्रमण के पश्चात ये पूर्व दिशा में लौट जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। उसके 25 नंबर क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर विद्युत मोटर में किया जाता है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से विद्युत किसको मापा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट फिजिक्स के लगभग 200 क्वेश्चन
जो कि हम अभी कराए, जो कंप्लीट फिजिक्स से है, इससे क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। जितने क्वेश्चन बताया हूँ मैट्रिक एग्जाम में इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर 10th का क्लास का जितना भी क्वेश्चन होंगे, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, तो सभी क्वेश्चन को इसी तरह से बताया जाएगा, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।